नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीन राज्यों में नए सीएम के बाद उत्तराखंड के बीजेपी के दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी। धामी मंत्रिमंडल में सेफ मान रहे नेताओं को लग सकता है झटका। चौंकाने वाले चेहरों को मिल सकती है जगह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सीएम धामी पर तंज। सराहना करते हुए बोले, भगवान से प्रार्थना है साइन हुए एमओयू में से 1/4 भी धरातल पर उतर जाए। एमओयू इवेंट मैनेजमेंट का छलावा। पीआरडी के जवानों के उत्पीड़न के आरोप पर जांच शुरू। मंत्री रेखा आर्य ने कहा, युवा कल्याण अधिकारी सौंपेंगे मामले की रिपोर्ट। 24 घंटे काम, कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने के लगाए थे आरोप। सीएम से भी की थी शिकायत। ऋषिकेश में एसटीएफ की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार 2 तस्करों की 1 करोड़ की संपत्ति की जब्त। लेन देन में इस्तेमाल होने वाले इनके अकाउंट भी फ्रीज। और लालकुआ में ट्रेन के इंजन से टकराने से नर हाथी की मौत। 9 महीने का मादा हाथी बच्चा भी घायल। वन क्षेत्राधिकारी ने किया रेस्क्यू, इलाज जारी। और अब खबरें विस्तार से। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के संयोजन और जिला अध्यक्ष कांग्रेस चंपावत पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने गुरुवार को लोहाघाट में सम्मेलन का आगाज किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन वर्कर्स की है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई या फिर जो सामाजिक हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। और हमको महसूस होता है कि जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझसे कहा गया है कि वर्कर्स को चार्ज करना है, उनको उनके महत्व को समझाना है। तो मैं लगातार देवप्रयाग से मैंने अपने कार्यक्रम शुरू किए थे। मैं गढ़वाल मंडल के जिले सम्मेलन कर चुका हूँ। अब मैं कुमाऊं की शुरुआत मैंने न्याय की देवता गोइलजू के यहाँ से की है। और आज यहाँ भी वही संदेश था कि आप लोग सर्वोपरि हैं और इस पार्टी में सभी लोग बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसा नहीं कि करण मेरा अध्यक्ष हो गया तो मैं सब कुछ हो गया। इसमें जो हमारे बूथ लेवल का हमारा कार्यकर्ता है वो भी उतना ही स्टेक होल्डर है कांग्रेस का जितना मैं हूँ। ये जिम्मेदारियां हैं कि अलग अलग जगहों पर बैठ के हम जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आज भारत को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जाति धर्म की राजनीति हो रही है, डर और भय का माहौल है। और जो सर्वधर्म संभाव की जो हमारी विचारधारा थी उसको खत्म किया जा रहा है। देश कमजोर होगा, अगर संविधान कमजोर होगा देश कमजोर होगा, देश बटेगा देश कमजोर होगा। आज ये भी भय और वातावरण, भय और डर का जो वातावरण है, देश के आम जनता उससे त्रस्त आ चुकी है। बदलाव चाहती, परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। एसएसपी देहरादून द्वारा रूफटॉप से पुलिस ड्रोन सर्विस का शुभारंभ किया गया। इस ड्रोन से देहरादून की यातायात व्यवस्था में प्रभावी सुधार हेतु एक नई पहल की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा मुंबई की आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से अनुबंध किया गया है। उक्त अनुबंध के तहत कंपनी द्वारा नगर क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों में हाईटेक ड्रोन की सहायता से लगातार निगरानी की जाएगी और उक्त स्थान पर यातायात नियमों का उल्लंघन, नो पार्किंग में खड़े अस्थायी अतिक्रमण पर नजर रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जो ये सिस्टम अभी जो हम जिसको हमने नाम दिया है इसका फ्लाइंग हॉक करके, देखा जाए तो वो ट्रैफिक के इन्फोर्समेंट के लिए ज़्यादा इसका प्रयोग था। लेकिन जिस हिसाब से यातायात व्यवस्था सिर्फ इन्फोर्समेंट के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण को हटाना, अन्य चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम की मॉनिटरिंग करना हो, ये सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। रहा सीपीयू का रोल जो था इन्फोर्समेंट के साथ साथ यातायात व्यवस्था बनाना भी है। जब इन्फोर्समेंट वो करते हैं 90% उनका काम इन्फोर्समेंट का है, लेकिन 10% जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर यातायात का दबाव बनता है तो 100% वो उसमें भी कोऑपरेट करके यातायात व्यवस्था बनाते हैं। फर्स्ट फेज में अभी सिटी एरिया को रखा गया है। सेकंड फेज में इसको हम देहात के ऋषिकेश के एरिया में और विकास नगर और सेलाकुई एरिया में इसको प्रस्तावित है। जो हम मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स आने के बाद इसको हम जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके इन 2 क्षेत्रों में भी शुरू करेंगे।
खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध रूप से मार्ग किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, जिसमें 4 दिन पहले सभी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस दिया गया था, जिसमें नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमणों द्वारा अवैध रूप से दुकानें लगाई गई। लगी या दुकानदारों ने आवश्यक रूप से अपनी दुकानें लगा रखी हैं, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो 4 दिन से पहले हमने नोटिस दिया है कि अब इसको हटा लें, लेकिन इनके द्वारा हटाया नहीं है। लिहाजा आज हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जितना भी सामान इनका जब्त कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पॉलीथिन जो कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट की माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बिल्कुल बैन है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारा ये पूरा खटीमा क्षेत्र है, जो हमारा शहर है, वो अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए और हमें यहाँ जाम की स्थिति पैदा ना हो, दुर्घटनाएं भी ना हो। तो ये लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहेगी नगर पालिका की। किच्छा में प्रशासन द्वारा कुछ महीने पहले अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर वेंडिंग जोन बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि कुछ महीने पहले प्रशासन ने हल्द्वानी मार्ग पर सालों से काबिज तकरीबन 240 दुकान मकान को ध्वस्त करते हुए सरकारी भूमि को खाली करा लिया था। वहीं अब रेलवे पटरी किनारे सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा नगर के ठेले फड़ व्यापारियों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। को लेकर विगत समय में भी बहुत सी दिक्कतें हो रही थी। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा जो रेडी ठेली की व्यवस्था थी, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, उसके लिए वेंडिंग जोन निर्धारित किया जा रहा है। एक सामूहिक व्यवस्था में एक ऐसी जगह चिन्हित की जा रही है जहां पे सभी वेंडिंग जोन में रेडी ठेली लग सके और यातायात में व्यवधान ना हो। उसके लिए नगर पालिका और पुलिस के द्वारा अभी कोतवाल साहब के साथ में हम लोगों ने स्थान चिन्हित किया है। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो अनियंत्रित तरीके से कहीं भी रेडी ठेली लग जा रही है, उससे लोगों को भी असुविधा हो रही है, सामान्य जनमानस में एक्सीडेंट के खतरे भी बढ़ जा रहे हैं। जबकि हम यही कह रहे हैं, चलो हम उजड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रेडी ठेले का जो है प्रावधान सबसे पहले हमें दिया जाए, सबसे पहले हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम लोग अपना भरण पोषण सब लोग कर सकें। लेकिन ना उसके लिए भी कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन किया जाए। और दूसरी बात रही बंडिया और किच्छा, बोले वो भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव नहीं है। किच्छा में आपने सब निशान लगा के छोड़ दिया गया और हमारा निशान लगाने के बावजूद भी आपने हम लोगों की दुकानें तोड़ दी। यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर बनी आरटीओ की कौड़िया चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। हाल ही में इस चेक पोस्ट पर 2 बार विवाद हो चुके हैं। पहला विवाद बीजेपी विधायक और परिवहन अधिकारी के बीच हुआ था, तो वहीं दूसरा विवाद परिवहन विभाग के 2 सिपाहियों के बीच हुआ था। मामले में एआरटीओ कोटद्वार की ओर से एक रिपोर्ट भी विभाग को भेजी जा चुकी है। पोस्ट जो है वो बंद नहीं की गई है। चेक पोस्ट हमारा लगभग 1 साल पहले से उनकी जगह पे सचल दल का गठन हुआ है। सचल दल का गठन होने के बाद हमारे जो सचल दल में कार्मिक अधिकारी हैं, उनके पास अभी तक कोई वाहन नहीं था, तो वाहन अब हम लोगों को अलॉट हो गया है। 1-2 दिन में वो यहाँ आ भी जाएगा। तो सचल दल जो है वो वाहन में चेकिंग करेगा बजाय कि चेक पोस्ट के। अभी चेक पोस्ट पे वो इसलिए थे क्योंकि वाहन नहीं था, तो एक टेम्पररी व्यवस्था थी वो। और हरिद्वार में पुलिस प्रशासन द्वारा ई रिक्शा चालकों के चालान काटे जाने पर भड़कते हुए जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांड्या ने कहा कि ई रिक्शा चालकों के बार-बार चालान काटे जाने से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जा रही और अगर वो ई रिक्शा चलाकर अपनी घर के लिए रोटी का इंतजाम करते हैं तो सीपीयू और पुलिस द्वारा उनका चालान काट कर उन्हें परेशान किया जाता है। डीएम ने कार्रवाई करी है 95,500 मतलब 9500 9,500 ई रिक्शा हैं और उनके चालान काटे जा रहे हैं। क्यों भाई? एक तरफ तो आप नौकरियां बेच देते हो सारी, आप युवाओं को बेरोजगार रखते हो, वो बेचारा अपनी जमीन गिरवी करके ई रिक्शा लेता है, उसको भी खाने का मन नहीं दोगे भाई? आपके इनको तनख्वाह देने के लिए जब पैसे नहीं होते तो ये चालान काटते हैं, इनको बजट बढ़ाना होता है, तो ये गलत बात है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कप्तान को भी कहना चाहती हूँ, मैं डीजीपी को ये नया डीजीपी आ गया ना, यही सब वसूली करा रहा होगा। मैं कहना चाहती हूँ कप्तान से भी और डीएम साहब से भी, ये बर्दाश्त नहीं होगी। मैं सारे ई रिक्शा वालों के साथ आंदोलन करूंगी। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 दिन से लापता शाकिब का शव लढोरा में मिला, वहीं मंगलोर पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया। बता दें कि शाकिब, उज्जवल और आदेश तीनों अलग मामलों में नाबालिग होने के समय से क्राइम के मामले में माहिर थे और इन तीनों ने मिलकर कई बड़े मामलों को अंजाम देने का काम भी किया, जिसमें हत्या से लेकर बलात्कार तक के मामले शामिल रह चुके थे। वहीं तीनों का मामला तब बिगड़ा जब रुड़की के स्टेट बैंक की लूट की योजना बनाने पर शाकिब ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया। शाकिब ने अपने साथियों की बैंक लूट की योजना अपने परिजनों को बता दी और लूट में अपने साथियों का साथ देने से इनकार किया, तो दोनों साथियों ने शाकिब की हत्या कर दी। 8 तारीख को साकिब की एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिस पर कुछ लोगों पर शक था। उसी बेस पे पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल 14 तारीख को जब उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई, उसके बाद जो संदिग्ध लोग थे उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो 2 इसमें हमारे मुख्य अभियुक्त थे, उनकी इसमें अरेस्टिंग की गई है। और इसमें जो दोनों अभियुक्तों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया था। साथ में इससे पूर्व में 26/11 को एक घटना और हुई थी, जिसमें नेत्रपाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी मंगलौर थाना क्षेत्र में। उस घटना को गिरफ्तार किया गया है, तो दोनों घटनाओं का खुलासा आज किया गया है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के जंगल से निकलकर रेल पटरी क्रॉस करते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग गौला रेंज क्षेत्र की तरफ जा रहे नरहाथी के ट्रेन के इंजन से टकराने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ चल रहा करीब 9 महीने का मादा हाथी बच्चा इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गौला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने घायल हाथी के बच्चे का रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए डॉली रेंज ले आए, जहां वन विभाग के एसडीओ अनिल कुमार जोशी के देखरेख में डॉक्टर्स की टीम बच्चे के उपचार में जुट गई। इसके साथ ही मृतक हाथी के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। वन विभाग की गौला रेंज के अंतर्गत एक नर हाथी का ट्रेन से एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही एक जो एलिफेंट काफ था वो भी वहाँ पर थोड़ा घायल अवस्था में मिला था, तो एलिफेंट काफ को हमने तत्काल सूचना मिलते ही रेस्क्यू करा दिया गया, जिसका वेटरनरियन की उपस्थिति में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मृत हाथी है, यहाँ पर नर हाथी है, लगभग उम्र उसकी 14 to 15 ईयर के आसपास है, इसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी चिकित्सकों द्वारा। और अग्रिम इस केस में जो भी मतलब ट्रेन से कटने की जो भी एक्सीडेंट की जो सूचना मिली है, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे को सूचना मिली थी, तो मादा है, यंग है, अभी बच्ची है, और देखते हैं अभी इसमें हमारे ट्रीटमेंट की क्या। मृत हाथी की उम्र कितनी है जी? मृत हाथी की उम्र मैं वहाँ मौके पर नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि जो अभी जिंदा हमारे पास है कि उसको हम क्या करें। ट्रीटमेंट तो है उसमें, लेकिन इंजरी अभी कितनी है, इंटरनल इंजरी लग रही है, उसमें हम देख रहे हैं। कोटद्वार के रिहायशी इलाके में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। खासकर जंगल से सटे इलाकों में हाथी का आतंक ज्यादा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जंगल से सटे जीवानंदपुर में देर रात हाथियों ने कई बीघा गेहूं की फसल को रौंद दिया, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। इसके साथ ही हाथियों ने लोगों के गेट और दीवार को तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे क्षेत्र के लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार और वन विभाग को हाथियों को जंगल में रोकने के लिए कोई योजना लानी चाहिए, जिससे हाथी खाने की तलाश में आबादी की ओर रुख न करे। इस तरह की हम यहाँ पे खेती कर नहीं सकते। मतलब कल रात तो बिल्कुल, कल रात क्या हमेशा ही मतलब यहाँ पे हाथियों का आतंक रहता है। बरसात के टाइम पे हम धान नहीं बोते, पूरा बंजर छोड़ दिया, और सर्दियों के टाइम पर भी हम गेहूँ नहीं बो सकते। अब देखो आज कल रात ही ये 9 बजे आ गया था, 9 बजे से लेकर मैं सुबह 5:30 बजे तक मैं उठा रहा, 5:45 बजे जाके यहाँ से निकला हुआ हाथी, और ये करीब पूरी बाढ़ तोड़ दी हमारे यहाँ से। करीब 4-5 जगह से पूरी बाढ़ तोड़ी हुई है। ये फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी है, और 3 जगह से दीवार तोड़ी है इसने। बहुत नुकसान कर रखा है, रात भर इतनी रोज की काम है ये। कभी हम इतना परेशान हो गए जंगली जानवरों से, तो अब क्या करना, रात भर इतना नुकसान कर दिया। ये शाम को ही सारा गेट तोड़ दिया, सारा ये दीवार तोड़ दी, सारी क्यारी बाड़े सब नुकसान, खेती पाती कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पर, यानी कि इतना परेशान हो गए इन जानवरों से। अब क्या करें। हाथी लगभग कितने दिनों से लगातार आ रहे हैं? यानी कितनी बार लोग भगा रहे हैं, तो इधर से तोड़ ताड़ के इधर से तोड़ रहे, बाढ़ करते करते परेशान हो गए। इधर कुछ नहीं कर सकते, यानी कि हम खेती पाती कुछ भी है, कुछ नहीं हो सक रहा है यहाँ पर। जंगली जानवर जो आ रहे हैं, इस पर रोकथाम हो। आप देख रहे हैं ये नुकसान, देखिए आप दिखाइए, अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाइए। ये सामने घर है और दिन दहाड़े हाथी आ जा रहा है।
शाम को 7 साढ़े 7 बजे हाथी पहुंच जा रहा है, तो ये तो यहाँ तो रहना बड़ा दूभर हो जाएगा। अगर यही कंडीशंस रही, यही हिसाब किताब रहा, तो यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे 7-8 बजे तक तो बच्चे अपने आंगनों में खेलते हैं, बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाहर टहलने जाते हैं। और आए दिन, एक दिन ये थोड़ी कि ये कल की ही ये घटना है या कल रात की घटना है, ये आए दिन। निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर धामी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अधिकारी भी पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी के मुताबिक सभी अधिकारियों को सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें उन्हें पूरा फोकस ग्राउंडिंग पर रखा गया है। उम्मीद है जल्द से जल्द ज्यादा निवेश ग्राउंडिंग पर दिखेगा। मुख्यमंत्री द्वारा पद सप्ताह उसके जो सुपरविजन करने और उसका अनुपालन कैसे हो, इसके लिए कमेटी गठित है और पद सप्ताह स्वयं भी उसका सुपरवाइज करेंगे पूरी चीज़ों को। उसका जो क्या प्रगति है सभी से बैठ करके उसकी आख्या लेंगे और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक जैसा कि निवेश मित्र पहले से ही तैनात है, वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अगर कहीं कोई जो प्रक्रियागत जो उसकी स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया बनाई जानी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, वो संशोधन को दूर करना और जो निवेशक है उसको सहयोग प्रदान। धामी सरकार ने पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने के आरोपों पर जांच बिठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच का रिपोर्ट देने को कहा। वहीं इस मामले में राज्य की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम करवाते हैं। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाने के साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी करवाते हैं। वहीं पीआरडी के कुछ जवानों ने इसकी शिकायत सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी की थी। या किसी भी देखिए, पीआरडी स्थापना दिवस में इस प्रकार का घटनाक्रम होना बहुत ही खेदजनक है। निश्चित रूप से ये अपने आप में ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पीआरडी संगठनों के अपने अपने संगठन हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति के करने के दृष्टिकोण से ये बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बड़े आक्रोशित तरीके से रखा गया। मुझे लगता है कि मैं लगातार पीआरडी जवानों से हमेशा से मिलती हूँ, उनके संगठनों से भी मिलती हूँ। मेरे यहाँ पे किसी प्रकार के अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से विभाग के सचिव हों या डायरेक्टर हों, उनसे भी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है शायद उनकी अपनी जो भी जिस भ्रम में भी वो रहे होंगे या जिस आवेश में भी वो रहे होंगे, वो दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे लगता है कि यह आचरण स्वीकार योग्य नहीं है और इस प्रकार के आचरण को लेकर इंक्वायरी बैठा दी गई है और इंक्वायरी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने में शामिल मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को पुलिस ने बिहार के दिलावरपुर गोवर्धन गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी को वहां से दून लाकर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। डकैती डालने शोरूम पहुंचे 5 बदमाशों में अब तक 3 हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 9 नवंबर को देहरादून में स्थित रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती डाली गई थी। आरोपी शोरूम से 14 करोड़ रुपए के गहने ले गए थे। रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र में वन माफियाओं ने उद्यान अधिकारी की मिलीभगत से खेड़ी शिकोहपुर के जंगल से 50 के करीब हरे भरे पेड़ों पर आरी चला डाली और उद्यान विभाग अपनी सफाई देता रह गया। बता दें कि खेड़ी शिकोहपुर के जंगल में वन माफियाओं ने 50 के करीब पेड़ों पर आरी चलाई। ये पेड़ हरे भरे थे और इन पर हाल ही में आम के सीजन में बहुत बढ़िया फसल आई थी, पर उद्यान अधिकारी का कहना है कि ये पेड़ काफी पुराने थे और इन पर फसल आनी बंद हो गई थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 42 पेड़ों की परमिशन दी गई थी, पर वो उस जगह निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचे, जबकि वन माफियाओं ने 50 के करीब पेड़ काट डाले। 2 नाम पे उसमें खसरे में जमीन थी, एक 20 की दी गई, एक 22 की दी गई। एक 20 की और 22 की। अधिक की तो अभी तो मैं गया नहीं उधर निरीक्षण करने, जब निरीक्षण करूँगा तो देखूंगा मैं जाके। सर अगर अधिक पाए जाते हैं तो किस तरीके? अधिक पाए जाएंगे तो जुर्माना होगा। सर पेड़ों की क्या हालत थी? जो पेड़ जो है उम्र अधिक होने के कारण फलदायी क्षमता खो चुके हैं, पर फलदार का भी एक टाइम है, जो 55-60 साल से ऊपर क्रॉस कर जा उनकी क्षमता जो है फलदायी क्षमता खत्म हो।
जसपुर में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। फीका नदी का दिल चीरकर परमिशन के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि परमिशन किसी अन्य स्थान की, खनन किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा था। वहीं प्रशासन ने बताया कि खनन की परमिशन में जेसीबी मशीन चलाने की परमिशन नहीं होने पर जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल के आदेश पर जसपुर तहसीलदार शुभागनी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ फीका नदी में खनन स्थल पर जाकर बड़ी ही बारीकी से जांच की। इसके साथ ही जसपुर तहसीलदार शुभागनी ने बताया कि पटवारी की रिपोर्ट के बाद अवैध खनन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके से खनन में प्रयुक्त एक जेसीबी मशीन और खनन सामग्री से लदे डंपर को भी अपने कब्जे में लेकर जसपुर तहसील परिसर में सीज किया गया। प्राप्त हो रही थी कि फीका नदी से जो लगा हुआ खेत है वहाँ पर खनन की कार्रवाई हो रही है, तो हम उसी क्रम में वहाँ पर गए थे और वहाँ हमने पाया कि जेसीबी द्वारा वहाँ पर खनन किया जा रहा है, उसे सीज करके तहसील परिसर में खड़ा किया गया है और उस पर जल्द ही चालानी कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में अभी लेखपाल द्वारा आख्या दी जा रही है, जैसे आख्या। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।